अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज एवोल्यूशन के सेकंड पार्ट के अंदर। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने उस बड़े पज़ल को काफ़ी हद तक समझ लिया था। दो चीज़ें उसमें हमें समझने को मिली। पहली चीज़ कि हमने डेटिंग भी चेक कर ली, डेटिंग के अंदर भी कोई ख़राबी नहीं निकली थी। जिस तरीके से उस वक्त के फॉसिल्स को मैप किया जाता था, आज भी किया जाता है, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड नहीं है। हमें वो सही टाइमलाइन दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन हमें गलत देते तो फिर वो एविडेंस ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा, राइट। अगर वो देंगे तो, राइट, उसके बारे में हमें नहीं पता। और दूसरी चीज़ जो थी वो हमने देखी कि बाइबल की जो जेनेसिस है वो प्रॉफिटिक टाइमलाइन हमें गलत बताती है। गलत इन द सेंस कि वो लॉजिक नहीं बनाती वो टाइमलाइन। तो ये दोनों बातों को नज़र रखते हुए अब हम आज आगे बढ़ेंगे और उस पजल की पिक्चर को पूरा कर देंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन बातें। पहली बात कि आपको वो वाली वीडियो देख के आनी पड़ेगी, वो प्री रेक्विजिट है इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखने के लिए। इसलिए जब जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो अभी इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखे, या फिर पहले वही वीडियो देख ले फिर ये वाली वीडियो देखने आए, क्योंकि इससे वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो समझ में आएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज के जो भी एविडेंसेस मैं आपको देने वाला हूँ, आप उसे बेशक काउंटर कर सकते हैं, आप उसे बेशक उससे अगर आपको लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट गलत है आपकी नज़रों में, तो आप उसे रद्द कर सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मैं जो आर्ग्यूमेंट देने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट इसीलिए बेहतर है क्योंकि वो इस पिक्चर को पूरा करता है, राइट। हमें इस पिक्चर को पूरा करने के लिए ना कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत होती है, और वो एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए जो वाकई में सेंस बना रहे हों। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने दिमाग को चला रहे हैं और कहीं से कहीं चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ये वैसी चीज़ नहीं है। ऑल्दो हम ये काम कर सकते थे, इसको करने के और भी कई रास्ते हैं जिससे मैं एवोल्यूशन की उस पिक्चर को आपके दिमाग में क्लियर कर देता, राइट। क्योंकि मैं भी फिक्शनल कहानी लिखने वाला इंसान हूँ, मैंने भी बहुत फिक्शनल कहानियाँ लिखी हैं, तो मुझे पता है कि कैरेक्टर को किस तरीके से किस जगह पे इस्तेमाल करना है और कहानी कैसे मुकम्मल करनी है। लेकिन मैं उस तरीके से ये काम करना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो गलत तरीका होगा। सही तरीके से हम उस काम को करते हुए वो एविडेंसेस लेंगे जो कुरान और हदीस से भी मुनासबत रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, और वो नॉन कुरानिक सोर्सेज भी हैं जो कि आप रिफ्यूट कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन वो इस पिक्चर को पूरा करते हैं। और हमें बस ये पजल देखना है कि ये पजल आखिरकार पूरा हो कैसे रहा है। अब मैं आपको जो है कहानी समझाता हूँ। जो कहानी है वो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कल मैंने आपको जो टाइमलाइन बताई थी, यानी पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने ये समझाया था कि दो टाइप के ग्रुप जो हमारी नज़रों में रहेंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि तकरीबन 30 से 40 लाख साल पहले आए थे, और होमो की जो पूरी स्पीशीज़ है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो दो हमारे लिए हैं वो होमो सेपियंस हैं, ऑफकोर्स, जो कि 3 लाख साल पहले आते हैं, और जो 40,000 साल पहले होमो निएंडरथैल्स हैं वो आते हैं। और जो निएंडरथैल जो हैं वो काफ़ी अलग जगह पाए गए हैं, यूरोप की साइड, बट स्टिल वो हमारी पिक्चर में कहीं ना कहीं रहेंगे। लेकिन 3 लाख साल पहले वाले जो होमो सेपियंस है ना, इन पे हमारी नज़र रहने वाली है। अब ऑब्वियसली जो इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पुट करना चाहेगा वो होमो सेपियन की कैटेगरी में पुट करेगा, यानी 3 लाख साल पहले भी अगर वो पुट करना चाहेगा तो वो तब रखेगा, लेकिन उस टाइम पे आदम अलैहिस्सलाम का होना इन इटसेल्फ कोई सेंस नहीं बनाता। दूसरी चीज़, आदम अलैहिस्सलाम अगर उस टाइम पे होंगे भी तो भी वो जो सारे वाक़यात हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, वो चीज़ ही लॉजिकल हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि आप एक एवोल्यूशन की साइकिल के अंदर बीच में आदम अलैहिस्सलाम को डाल रहे हैं, जो कि सरासर इस्लाम के खिलाफ बात है। जो लोग ये कहेंगे आज की वीडियो देखने के बाद कि आप हमें रिलीजियस सोर्सेज क्यों दे रहे हो, यू हैव टू शो साइंटिफिक सोर्सेज, यानी आप रिलीजियस किताबों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं रिलीजियस किताबों का इस्तेमाल नहीं कर सकता या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर ये डिबेट इसी वक्त खत्म हो जाता है कि एवोल्यूशन सही है या इस्लाम सही है, मतलब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को डिबेट के अंदर लेके आते हैं तो हमें दोनों एविडेंसेस को नज़र रखनी होती है उनके ऊपर। हमें साइंटिफिक एविडेंसेस भी देखने होते हैं और हमें कहीं ना कहीं इस्लामिक एविडेंसेस या नॉन इस्लामिक एविडेंसेस जो बाकी रिलीजन से आ रहे हैं वो भी देखने होते हैं। अगर हम उन्हें सरासर रद्द करते हैं तो इसका मतलब हम रिलीजन की उस पूरी जो आइडियोलॉजी है उसको रद्द करते हैं और हम पूरी साइंस की मदद से वो चीज़ जानना चाहते हैं। इस वजह से ना साइंस हमें पूरा आंसर दे पाती और ना रिलीजन का आंसर हमारी सेटिस्फाइड होता, क्योंकि हम रिलीजियस को मानते ही नहीं है, स्क्रिप्चर्स को। तो अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। जो 3 लाख साल पुरानी बात है वो आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो कहाँ वीडियो के एंड में वो कहानी जोड़ूंगा, लेकिन कहानी की शुरुआत आज मैं करना चाहता हूँ एक किताब से। ये किताब कुमरान की पहाड़ियों से 2 शेफर्ड्स को मिली थी, और बल्कि ये सिर्फ एक कुछ हिस्से थे इस किताब के, वो बाकी स्क्रोल्स के साथ कुमरान वैली की पहाड़ियों से 2 शेफर्ड्स को मिली थी, और उन 2 शेफर्ड्स को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ें हैं। बाद में पता चला कि ये डेड सी स्क्रोल्स होते हैं, जो कि सेकंड टेम्पल के बल्कि फर्स्ट टेम्पल के टूटने से पहले किसी ने
मटकों के अंदर भर के एक प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू वो ये गार के अंदर छुपा दिए थे ताकि वो प्रिजर्व रह सकें बहुत टाइम तक। तो ये गालिबन उस टाइम की बात हो सकती है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टेंपल तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। उनकी वफ़ात के बाद जब नेबुकदनेस्सर सेकंड जो कि बेबीलोन का राजा था, उसने अटैक किया था जेरूसलम के ऊपर, तब उससे पहले पहले ये स्क्रोल छुपाए गए थे। तकरीबन 326 BCE के टाइम के ये स्क्रोल्स हो सकते हैं। इन स्क्रोल्स के अंदर एक किताब हमें मिलती है जो कि बाद में इथियोपिया के प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर ये एक बाइबल की हिस्सा बन जाती है, बाइबल की किताबों का हिस्सा बन जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की बाइबल्स जो हैं वो आज मेन स्ट्रीम में हैं। एक मेन स्ट्रीम कैथोलिक बाइबल जो कि हर कोई यूज़ करता है, जिसको ज्यूज़ जो हैं वो मोहर लगा के आगे पास करते हैं कि येस दिस इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे हिब्रू स्क्रिप्चर्स भी इसको सेटिस्फाई बताते हैं कि हाँ इसको ही आगे बढ़ाओ। दूसरी किंग जेम्स वर्जन जो कि काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है यूरोपियन साइड के अंदर भी। और तीसरी है एपोक्रिफा बाइबल, यानी वही प्रोटेस्टेंट बाइबल जिसमें कुछ एक्स्ट्रा किताबें जैसे कि बुक ऑफ इनॉक, बुक ऑफ जुबलीस ये भी ऐड की जाती हैं, और 1-2 और किताबें हैं। इसके अंदर से बुक ऑफ इनॉक वो किताब है जो पूरी की पूरी किताब इथोपिया का चर्च यूज़ करता है, अपनी बाइबल का हिस्सा मानता है। और ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस किताब के अंदर इस पूरी कहानी की चाबी है, इस पूरे एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम की डिबेट की चाबी है इस किताब के अंदर। इस किताब में जाने से पहले और वो एग्जैक्ट वर्स आपको दिखाने से पहले या एग्जैक्ट लाइन दिखाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस पूरी किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किताब इनॉक के ऊपर है। इनॉक जो है वो इस्लामिक लिटरेचर में उन्हें इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और ज्यूइश लिटरेचर में और क्रिश्चियन लिटरेचर में उन्हें इनॉक कहा जाता है। और अगर इसको उर्दू में पढ़ें तो हनूख भी कहते हैं, जो ऑफिशियल हिब्रू लैंग्वेज है उसमें हनूख भी कहते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम को। बेसिकली इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखने की पावर दी थी और वो किताबत करना जानते थे। उस टाइम पे कोई किताबत करना नहीं जानता था। आपको मेरी एक वीडियो देखनी चाहिए जो मैं डाल दूंगा इस स्क्रीन पे। सुमेरियंस ने पहले लिखना शुरू किया था या इदरीस अलैहिस्सलाम ने, राइट? यानी इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है कि सुमेरियंस ने पहले लिखना शुरू किया था या इदरीस अलैहिस्सलाम ने। तो आपको मैं बता दूंगा कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने कैसे लिखना शुरू किया था और आपको कैसे देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी आपको जाके देखनी है। बहरहाल बुक ऑफ इनॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ हुई थी जो कि हमें सोचनी और समझनी बहुत ज़रूरी है। बुक ऑफ इनॉक के अंदर कुछ स्पेसिफिक बीइंग जो कि आसमानी बीइंग थी, यानी किसी दूसरे आसमान से आई थी, किसी और आसमान से आई थी, जिन्हें इस बुक के अंदर स्पेसिफिकली वॉचर्स कहा जाता है। वैसे तो इन्हें फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है, लेकिन फॉलन एंजल्स कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा क्योंकि एंजल्स हम इन्हें मान नहीं सकते। ये एंजेलिक स्पिरिट्स तो थी नहीं, क्योंकि एंजल की डेफिनेशन पे ये मखलूक ने जो काम किया था वो उस पर ये फुलफिल नहीं होती, और ऑब्वियसली एंजल्स बहुत ही ज़्यादा पायस मखलूक हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते जो काम इन्होंने किया था। बेसिकली होता क्या है कि एक इनका जो लीडर होता है वॉचर्स का, उसका नाम होता है सेमजाजा, राइट? या उसका और डिफरेंट नाम भी आए हैं, लेकिन उसका नाम जो है स्पेसिफिकली जहाँ तक मैंने बुक ऑफ इनॉक पढ़ी है, एक ही इनका लीडर होता है, उसका नाम होता है सेमजाजा। और सेमजाजा जो है वो किसी दूसरे आसमान से अर्थ के ऊपर आता है। अब ये काफ़ी फिक्शनल लग रहा होगा लेकिन इट इज़ अ रियलिटी। किसी दूसरे आसमान से वो दूसरे आसमान नहीं, किसी और आसमान से, किसी और आसमान के अर्ध से वो इस अर्ध पे आता है अपने साथ कुछ और लोगों को लेके, यानी अपने जैसे कुछ और लोगों को लेके। ये टोटल 20 सरदार होते हैं और इन 20 सरदार का लीडर जो होता है वो सेमजाजा होता है, और इनके अंडर में 10-10 बंदे और होते हैं, यानी टोटल मिला के 200 होते हैं, राइट? और इनका जो लीडर है वो सेमजाजा है। और लीडर के जो इन 200 ये जो वॉचर्स जिन्हें हम कहेंगे, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक बीइंग नहीं है। अच्छा, कुछ मैंने सुना है वीडियो में लोग कहते हैं कि ये डीमंस हैं या फिर जिन्स हैं, लेकिन वो हो नहीं सकते क्योंकि उनकी जो फितरत थी, उनकी टेक्निक थी चीज़ें बताने की, चीज़ें करने की, बड़ी डिफरेंट है। अगर हमने शेप शिफ्टर कहें तो वो भी सही होगा, लेकिन शेप शिफ्टर सिर्फ और सिर्फ अगर आप जिन्स को मानते हैं तो ये भी गलत बात है, क्योंकि डिफरेंट मखलूकों में डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। तो ना तो ये एंजल्स हैं ना ही जिन्स, ये किसी दूसरे टाइप की मखलूक हैं, क्योंकि इनके अंदर पावर थी सामने वाले इंसान को मेस्मराइज करने की, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की, इसलिए उन्होंने उनसे बहुत सारे अलग अलग काम करवाए। ये जो है जिनका लीडर सेमजाजा है, और बाकी सारे लीडरों के बारे में भी बताया है बुक ऑफ इनॉक के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बुक ऑफ इनॉक के अंदर जो बाकी वॉचर्स हैं उन्होंने आके किया क्या। सेमजाजा, ये एग्जैक्ट बुक ऑफ इनॉक है। एंड सेमजाजा हु वाज अ लीडर सेड अनटू देम, I fear ye will not indeed agree to do this deed and I alone shall have to pay the penalty of a great sin। यानी सेमजाजा ऊपर से देखता है, यानी दूसरे किसी आसमान से देखता है अर्थ पे औरतों को, और वो देखता है कि इन अर्थ की औरतें कितनी अच्छी हैं,
अगर हम इन्हें अपनी बीवी बना लें और इनसे औलाद करें तो कितना ही अच्छा होगा, कितना ही मज़ा आएगा। तो वो सोचता है कि मैं ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, तो वो ये कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं करूँगा, मैं अपने साथ और बंदों को लेके आऊँगा। तो इसीलिए वो सारे लोग माउंट हेरमोन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वहाँ पर ओथ लेते हैं और ओथ लेने के बाद वो उतरते हैं उस माउंटेन से और नीचे आके औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं और उसके बाद उनकी कुछ औलादें होती हैं, जिन औलादों को नेफिलिम्स कहा जाता है। और यकीनन आपने बुक ऑफ इनोक के बारे में सुन ही रखा होगा। नेफिलिम्स जो हैं, जिन्हें जाइंट्स भी कहा गया है, वो लोग जो हैं वो फसाद बर्पा कर देते हैं पूरे एरिया के अंदर, यानी पूरा जो इलाका है उसके अंदर। अब ये मैं आपको बताऊंगा इलाका भी कितना बड़ा है। यहाँ पे अभी तक इनोक की पैदाइश नहीं हुई होती है, ये इनोक के फादर के टाइम पे हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें इनोक के बाप के ज़माने में, यानी यरद के ज़माने में हो रही होती हैं, इनोक के ज़माने में नहीं हो रही होती। और इसके बाद जब ये जाइंट्स फसाद बर्पा करते हैं और वॉचर्स जो हैं, जो कि बड़ी तादाद में लोगों को डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन वॉचर्स के नाम कुछ ये हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, राइट। और उन वॉचर्स में भी हायरार्कीज होती हैं, यानी ये बुक हमें बताती है कि एक जो वॉचर था सबसे टॉप, जिसका नाम सेमजाजा था, वो वॉचर के अंडर में डिफरेंट वॉचर्स आते थे। इसी तरीके से जो डिफरेंट वॉचर्स थे उनका भी एक लीडर था जिसको सामलाजाज कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये सेमजाजा की नाम है, तो हो सकता है, बट अभी इसका नाम डिफरेंट आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अजाजील यानी इब्लीस भी था, जो कि था, बिल्कुल था, क्योंकि अजाजील ने भी उन्हें सिखाया। बट क्या अजाजील लीडर था? इधर नजर आ रहा है अजाजील टॉट मैन टू मेक स्वॉर्ड्स एंड नाइफ। अच्छा, अजाजील क्या इनका लीडर था? नहीं, अजाजील लीडर नहीं था, क्योंकि अजाजील को लीडर की लिस्ट में नहीं डाला गया। कुछ लोग कहते हैं कि सेमजाजा ही अजाजील था, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के नाम अलग हैं, दोनों की पनिशमेंट्स तक अलग हैं, राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि सेमजाजा और अजाजील को सेम पनिशमेंट मिले, मतलब डिफरेंट पनिशमेंट मिले एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। दूसरी चीज़, अजाजील कभी खुद को एज अ लीडर प्रेजेंट करेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा बैक फुट पे खेलता है। अगर इस दुनिया की बात करें तो वो कभी फ्रंट फुट पे नहीं आता, वो हमेशा बैक फुट पे आके खेलता है जब भी बात होती है किसी फसाद को बर्पा करने की। लेकिन अजाजील ने चीज़ें भी बहुत सारी सिखाई। ये पूरी डिटेल है, मैं अभी बुक ऑफ इनोक की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वरना हम उस कोर टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन मैंने आपको इतना बेसिक चीज़ समझा दी कि बुक ऑफ इनोक के अंदर उन सारे लोगों ने इंसानों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, राइट। और जब ये जाइंट्स पैदा हुए, तो ये जाइंट्सों के पैदा होने के बाद ये इतने बेकाबू हो गए, क्योंकि नेफिलिम से, इनको जाइंट्स भी नहीं कहा जाता, अलग ही टाइप की प्रजाति थी। यू नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके अलावा और इनकी कोई समरी है नहीं। इन्हें जाइंट्स एंड नेफिलिम्स कहा गया है। इसका मतलब बड़े ही कदकामत लोग थे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ करी जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चीज़ थी कि जब, और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, एंड दे बिकेम प्रेग्नेंट, यानी वो औरतें प्रेग्नेंट हो गई, एंड दे बेयर ग्रेट जाइंट्स, और उन्होंने बड़े बड़े जाइंट्स दिए। प्रेग्नेंट के साथ, उन्हीं वॉचर्स के साथ मिलके, राइट। हुज हाइट वाज 3000 एल्स। अब ये एल्स एक यूनिट है, जिस समझ सकते हैं आप, बहुत ही बड़े साइज के जाइंट्स हो गए। हु कंज्यूम ऑल एक्विजिशन ऑफ मैन, एंड व्हेन मैन कुड नॉट नो लॉन्गर सस्टेन देम, द जाइंट टर्न अगेंस्ट देम एंड डिवोर्ड मैनकाइंड। और जब आदमी उनका सामना नहीं कर सके तो उन्होंने आदमी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, यानी बहुत खतरनाक तरीके से उनका खात्मा शुरू कर दिया, लोगों को मारना। और ये कब शुरू हुआ? ये इनोह के वालिद यरद के ज़माने में शुरू हुआ, यानी अभी नूह अलैहिस्सलाम आए नहीं है और उससे पहले सारा काम होना शुरू हो चुका है, राइट। यानी अब एक जो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है वो यहाँ पे देखिए, एंड दे बिगेन टू सिन अगेंस्ट बर्ड्स, बीस्ट एंड रेप्टाइल्स एंड फिश and to devour one another flesh and drink the blood, and the earth laid accusation against the lawless one। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हर एक जानवर के खिलाफ भी जो है वो सिन किया। और यहाँ पे जब मैं सिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस ओरिजिनल ज़बान में ये बुक लिखी हुई है वो अरामाइक का कुछ हिस्सा है, और इथोपिया में जिस ज़बान में ये स्टोर्ड है हमारे पास वो गेइज ज़बान है, जो इथोपिया की बहुत पुरानी ज़बान है। उसके अंदर सिन का मतलब आप समझ सकते हैं सिन नहीं है। दे सेक्शुअली इंटरकोर्स्ड विद एनिमल्स, ये समझनी ज़रूरी है। वो जाइंट्स उन्होंने सेक्सुअली इंटरकोर्स किया एनिमल्स तक के साथ। इंसानों के साथ तो करते ही थे, क्योंकि उनके जो फादर्स थे यानी वो वॉचर्स, उन्होंने भी वही सेम काम किया। लेकिन उन्होंने खुद जानवरों को भी पल्यूट किया, जानवरों की स्पीशीज को पल्यूट कर दिया, बर्ड्स की स्पीशीज को पल्यूट कर दिया। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीस्ट, रेप्टाइल्स, फिश, एवरीथिंग। ये इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि इन्होंने जो सिर्फ खाया होगा जानवरों को, हमें वही समझ में आता है, हमें लगता है खाया, लेकिन किसी जानवर को खाने का मतलब गुनाह नहीं होता, राइट। सिन इज समथिंग डिफरेंट। इस पूरे स्टोरी के अंदर एक सिन की बात हो रही है, और वो एक सिन सब जानते हैं कि एक और चीज हो सकती है, लेकिन वो भी उसका हिस्सा है, राइट। क्योंकि अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बुक ऑफ इनोक की, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सिन जो है, जो
एक्चुअली सेक्सुअल असॉल्ट है जानवरों के साथ जो हुआ था। ये बुक ऑफ इनॉक बता रही है, जो कि बाय द वे भले ही मेन स्ट्रीम बाइबल का पार्ट ना हो बट एपोक्रिफा बाइबल का हिस्सा है, तो ये एक रिलीजियस सोर्स से हमारे पास बात आ रही है। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आई। अब आपको ये चीज मैं यहां से समझाना चाहता हूं कि जो भी हमें अभी तक फॉसिल्स मिल रहे हैं, इट इज पॉसिबल ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमें यहां मिल रहे हैं, ये होमोसेपियंस जो हमें यहां मिल रहा है, होमोसेपियंस में मैं होमोसेपियंस को इंक्लूड चलो नहीं करता, मैं होमोसेपियंस को इंक्लूड नहीं करता, राइट, क्योंकि ये फिर भी इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। बट मैं इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें जो ये सेलेंथ्रोपस और ये जो सारे मिल रहे हैं स्पीसीज, ये पॉसिबली यही लगता है कि ये जो हैं ये उन्हीं जाइंट्स की प्रोजेनीज हैं, उन जाइंट्स की प्रोजेनीज हैं जो उन्होंने एनिमल्स के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करके बोर करी। अब इसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। टाइमलाइन अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही, आप सोच रहे हो नूह अलैहिस्सलाम की टाइम से पहले ये हो रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 40,000 साल पुरानी बात होगी, तो फिर हमें मिलियंस ईयर साल पुराने क्यों मिल रहे हैं फॉसिल्स, राइट? हमें ये 70 लाख साल पुराना, 60 लाख साल पुराना, ये 50 लाख साल पुराने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट, ये इतने पुराने क्यों मिल रहे हैं हमें? अगर ये सब उसी एज में हुआ था तो ये इतने साल पुराने हमें कैसे मिल रहे हैं जानवर? ये भी एक सवाल है, इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस एविडेंस को और मजबूत करना चाहता हूं आपको कुरान की एक आयत सुना के। कुरान सूरह हूद आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे नूह अलैहिस्सलाम को ये कहा, एंड व्हेन आवर कमांड्स केम एंड द अवन बर्स्ट विद वाटर वी सेड टू नोह take into the ark of a pair from each species along with your family except those whom the decree to drown have already been passed। और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इससे पहले कि तुम्हारा जो अवन है उसमें से पानी बाहर आए, यानी फ्लड स्टार्ट हो जाए, हर एक जानवर का एक एक पेयर जो है वो अपनी बोट में रखो। और हम सबको पता है नूह अलैहिस्सलाम की कहानी से कि नूह अलैहिस्सलाम ने वो काम किया भी था, यानी हर एक जानवर का एक एक पेयर जो है बोट के अंदर रखा था, 3 कंपार्टमेंट्स बना के उसके अंदर, और अपनी फैमिली को भी रखा था, एक्सेप्ट फॉर दोज जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा ही होगा। तो इसके अंदर वो जानवर भी नहीं आते जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपना अजाब देंगे, यानी वो पल्यूटेड जानवर जो जिनके ऊपर फ्लड आनी ही आनी है। तो इसके अंदर जो सही स्पीशीज, जो बची हुई स्पीशीज थी उनको रखा जो सही सलामत थी, ताकि स्पीसीज कंटिन्यू हो सके, और वो स्पीसीज जिनका खात्मा हो जाना था उनको नहीं रखा इस बोट के अंदर। एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो बाइबल भी कहती है, एंड ऑफ एवरी लिविंग थिंग ऑफ ऑल फ्लैश यू शैल ब्रिंग 2 ऑफ एवरी सॉर्ट इनटू द आर्क, यानी बोट के अंदर, टू कीप देम अलाइव विद यू, दे शैल बी मेल एंड फीमेल, एंड ऑफ द बर्ड्स ऑफ एवरी काइंड, ऑफ द एनिमल्स ऑफ एवरी काइंड, एंड ऑफ क्रीपिंग थिंग्स ऑफ एवरी काइंड, 2 ऑफ एवरी काइंड विल कम टू यू टू कीप देम अलाइव। इतना तो हमें बाइबल भी बता रही है, कुरान भी बता रहा है। इसका मतलब वो अमल वाकई में हुआ था जानवरों के साथ, जिसकी वजह से जो हमें एक स्पीसीज मिलती है, हाइब्रिड स्पीसीज, जिसके अंदर, अब आप ये नोटिस करिए, जाइंट्स या नेफिलिम्स वो किसकी प्रोजनी है? वो एक इंसान और एक गैर इंसानी मखलूक की प्रोजनी। मैं उसे शैतान नहीं कह सकता, मैं उसे डेविल नहीं कह रहा, इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न जब आप बुक ऑफ इनॉक के डीप में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो शैतान भी नहीं हो सकते सिर्फ और सिर्फ, राइट? वो शेप शिफ्टिंग बींग्स हो सकती हैं बट वो स्टिल शैतान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इंसान का डीएनए उस जाइंट के अंदर मौजूद है, और उसने वो डीएनए सरपास किया है एक डिफरेंट फॉर्म में जानवर के डीएनए के अंदर। इसका मतलब कि अगर आपको जानवर के अंदर से एक फ्रेगमेंटेड इंसान का डीएनए भी मिल रहा है तो वो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो पास होता हुआ आया है जेनेटिकली, राइट? इसके बावजूद जो इंसान, जो उस जाइंट ने बोर की है मखलूक पैदा करके उस जानवर के साथ, उसका तो जाहिरी सी बात है कि कुछ इंसानों को जानवर वाला हिस्सा होना लाजिम है। यानी जो भी हमें स्पीसीज अब मिल रही हैं, चाहे वो सेलेंथ्रोपस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, दैट प्रोबेबली कुड बी दोज प्रोजेनीज। ये उस पजल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये वो प्रोजेनीज हो सकती हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ एक पॉइंट पे ये चांस नहीं हो रहा, और वो पॉइंट अभी तक टाइमलाइन का है कि ये टाइमलाइन मैच नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये टाइमलाइंस बहुत पुरानी बता रही हैं और जो हम टाइमलाइन मैप कर रहे हैं वो हजारों साल पुरानी लग रही है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था बाइबल है, और बाइबल के अंदर जिस तरीके से इन सारे प्रॉफिट्स की टाइमलाइन को सेट किया गया है, ये काफी मिसहैप क्रिएट कर देती है इंसान के अंदर, और वो समझ नहीं पाता कि किस टाइमलाइन पे क्या हुआ था। अब क्योंकि आपको बुक ऑफ इनॉक का वो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, वो सिचुएशन मैंने बता दी थी, और ये भी मैंने बता दिया है कि दोनों बाइबल और कुरान कैसे इस चीज को प्रूव कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे ये क्लेंजिंग हो रही है पूरी दुनिया की। और बाय द वे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नूह अलैहिस्सलाम का अजाब सिर्फ एक हिस्से पे आया था।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक हिस्से पे आता तो पूरी दुनिया के डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर एक फ्लड वाली कहानी मौजूद नहीं होती, सबसे पहली चीज। और मान लेते हैं कि अगर वो फ्लड वाली कहानी किसी और से सुन के उन्होंने खुद बनाई है, तो वो कहानी के होने ना होने से जिस लेवल का ये कैटास्ट्रॉफी थी ना, जिस लेवल पे ये हो रहा था, जो ऊपर आसमानों से मखलूक आ रही थी, इट मीन्स कि उस वक्त की कॉस्मोलॉजी एंटायरली डिफरेंट थी। उस वक्त डिफरेंट पोर्टल्स खुले हुए थे, उस वक्त अर्थ जो है उसका लैंडस्केप पूरी तरीके से तब्दील हुआ पड़ा था। क्योंकि उस टाइम पे आपको एक चीज़ नोटिस और करनी है कि इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इदरीस अलैहिस्सलाम खुद एक फरिश्ते के साथ आसमानों के सफ़र पे गए थे, और चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर दी गई थी, यानी चौथे आसमान पे उनकी डेथ हुई थी, उनकी वफ़ात हुई थी। तो एक चीज़ और है कि इंसान फरिश्तों के साथ बात कर रहे हैं, और ये बात करते थे उस इंसान के साथ, उस एंजल के साथ जिसको यूरियल कहा गया है बुक ऑफ इनोक में, राइट। और इसका जिक्र जो है वो अल्लाह ने कुरान में भी दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को एक ऊंचे मकाम पे उठा लिया, राइट। तो इसका एक दो मतलब तो साफ बैठते हैं कि उस टाइम के जो यूनिवर्स, उस टाइम का जो अर्थ था वो नॉर्मल अर्थ नहीं था, वहां पे डिफरेंट डायमेंशंस खुले हुए थे, वहां पे डिफरेंट पोर्टल्स खुले हुए थे। और मैं एक और बात बता दूं फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी कोई डायमेंशन या पोर्टल खुलता है, क्योंकि एक चीज और नोटिस करिए कि जब भी ये जो माउंट हरमन पे जो ओथ हुई थी वॉचर्स की, ये माउंटेन पे क्यों हुई थी और उस माउंटेन से फिर नीचे क्यों उतरे? क्योंकि माउंटेन्स आर दी पैसेजेस बिटवीन दी पोर्टल, ये पोर्टल्स के बीच का तो पैसेज है या खुद एक पोर्टल की तरह काम करती हैं। क्योंकि अभी और मैं 100 एग्जांपल आपको दे सकता हूं जिसमें माउंटेन और ये जो टेलीपोर्टेशन या एक हेवनली मखलूक से बात करना, या खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कुरान में, और हमने मूसा को तूर के साथ उठा लिया, और फिर जो भी कलाम हमने किया वो किया, जो अल्लाह ताला कलाम करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, चाहे वो सूरह ताहा का वो आसा वाला कलाम हो, चाहे वो तख्तियां देनी हो तौरात की, चाहे वो तजल्ली दिखानी हो, हर एक तरीके से तूर का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके हवाले से बहुत सारी और प्रोफेसीज और बहुत सारी एंड ऑफ टाइम्स की फिलोसफी, मतलब जो भी बातें कही जाती हैं, रिवायतें मौजूद हैं। मेरा जो मानना है वो सिंपल ये है कि बुक ऑफ इनोक के टाइम पे, यानी इनोक के ज़माने में, बिफोर फ्लड, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम तक एंटायरली डिफरेंट तरीके से वक्त जो है वो काम कर रहा था। अब ऑब्वियसली जब वक्त डिफरेंट तरीके से काम करेगा तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी क्लॉक्स जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं जब भी वो रिलेटिव आती हैं किसी दूसरी क्लॉक के। मूविंग क्लॉक्स अपीयर टू बी स्लो, ये एक रिलेटिविटी का, स्पेशल रिलेटिविटी का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, राइट। और ये बहुत समझना जरूरी है कि पोर्टल्स अगर खुल रहे हैं तो डिफरेंट डायमेंशन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो टाइम है, इन इट सेल्फ टाइम है, वो अपने आप में जो है वो स्ट्रैंगल कर रहा है, कुछ ना कुछ डायलेट हो रहा है। अब ये इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, इसका सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि वॉचर्स दूसरे दुनिया से इस अर्थ के ऊपर आए और उन्होंने ये सारा काम किया, और नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया की क्लेंजिंग करी है। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने वो जो कश्ती बनाई है उसमें पूरी दुनिया के लोगों को उस फ्लड ने पूरी दुनिया के लोगों को ख़त्म किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अंदर आए वो फ्लड। अगर एक छोटे से हिस्से में आती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कश्ती बनाने का क्यों कहते नूह अलैहिस्सलाम को? फॉर एग्जाम्पल, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? लूत अलैहिस्सलाम को निकल जाओ, दूसरी कौम, दूसरी तरफ जाओ। जब हूद अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, कौम आद के ऊपर, तो हूद अलैहिस्सलाम चले गए, राइट, उस जगह को छोड़ के। और यही सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, वो भी चले गए, क्योंकि लोकेशन चेंज करना वुड नॉट बी अ डिफरेंट थिंग, वो तो बहुत आसानी से एक नबी कर सकता है। तो नूह अलैहिस्सलाम को ये ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है कि जो है पूरी तरीके से बोट बनाओ? क्योंकि अगर पूरी दुनिया पे फ्लड आती है तो सिंगल आर्क के सिवा, उस बोट के सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं जिस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं पार। ये लॉजिक बताती है बात, ये तो कि आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो डिफरेंट जगहों पे ये काम हो रहा था ना, ये प्रोबेबली ऐसा है कि हर एक कॉन्टिनेंट इसका शिकार था, तभी ये ग्लोबल फ्लड आई है। इसका ये मतलब है कि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जो हमें डिफरेंट फॉसिल्स मिलते हैं एक सर्टेन एज गैप के ऊपर, यानी 30 मिलियन साल पुराने, 3 मिलियन साल पुराने, या 6 मिलियन 7 मिलियन साल पुराने, वो पॉसिबली जो है ना बहुत हद तक ये चीज़ पॉसिबल है कि वो डायलेटेड टाइमलाइन की वजह से, अर्थ की डायलेटेड टाइमलाइन की वजह से जो है वो मिलते हों। असहाबे काफ का एग्जांपल ले लेते हैं। 300 साल तक असहाबे काफ जो है केव के अंदर सोते रहे, उनके लिए दैट वाज अ ब्लिंक ऑफ एन आई, कुछ नहीं था, लेकिन वो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया। इसी तरीके से उस टाइम के लोगों के लिए बिफोर फ्लड, और इसका रीजन मैं आपको 2 तरीके से और देना चाहता हूं, दे सकता हूं, अभी नहीं देना चाहता, दे सकता हूं किसी और वीडियो में, कि इनोकियन कॉस्मोलॉजी, यानी वो कॉस्मोलॉजी या वो एस्ट्रोनॉमी जो इनोक के टाइम पे थी, बुक ऑफ इनोक जो बताती है इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम, यानी बिफोर फ्लड जो एस्ट्रोनॉमी थी, जो पूरा सिस्टम था अर्थ का और अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम में उसका जो एक प्लेसमेंट था, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू
दी मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमी। और मैं मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमी की बात क्यों करूंगा, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम एस्ट्रोनॉमी थी जो हमें एंशिएंट टाइम में बताती है चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि बुक ऑफ इनॉक तो हो सकता है कि किसी ज्यूइश ने लिखी हो सकता है, लेकिन एक और एंगल से इसको देखना जरूरी है कि बुक ऑफ इनॉक को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते यहूदी, उन्हें ज्यूज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न यही है कि एक्सेप्टेंस उस चीज़ का होता है जिस चीज़ को आप मेन स्ट्रीम पब्लिसाइज करना चाहते हो। जिस चीज़ को आप पब्लिसाइज नहीं करना चाहते, इट मीन्स उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप नहीं चाहते कि पब्लिक में जाएं, एंड दैट इज वाई वो उस चीज़ को सिरे से रद्द कर देते हैं कि हम नहीं मानते इनॉक की कॉस्मोलॉजी को या इनॉक की किताब को हम नहीं मानते। दैट वॉज समथिंग विच वॉज फिक्शनल, राइट। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस पूरे पजल को जोड़ती हैं। पहली चीज़ वो डायलेटेड टाइमलाइन, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें इतने पुराने नज़र आ रहे हैं, जबकि हो नहीं, ज़रूरी नहीं है वो पुराने हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइमलाइन से हम उन्हें देख रहे हैं वो उसी टाइमलाइन पे हों, क्योंकि बिफोर फ्लड टाइमलाइन वॉज डायलेटेड। ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि पोर्टल्स खुल रहे हैं। व्हेनेवर देयर वुड बी अ पोर्टल जो ओपन होगा, इंटर डायमेंशनल पोर्टल या इंटर गैलेक्टिक पोर्टल या इंटर हेवनली पोर्टल जब खुलेगा, यानी एक दूसरे हेवन की मखलूक इस हेवन के ऊपर आएगी। और ये कॉस्मोलॉजी समझना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे किसी दिन। तो जो है टाइम डायलेट होगा, और टाइम डायलेशन की वजह से आज जो फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं वो 60-70 लाख साल पुराने नजर आ रहे हैं हमें, ऑल्दो वो है नहीं उतने पुराने। और ये फॉसिल्स किसके हैं? ये फॉसिल्स उन्हीं जाइंट्स की, उन्हीं नेफिलिम्स की प्रोजेनीज हो सकती हैं जो उस टाइम पे जिन्होंने असॉल्ट किया था, या कह सकते हैं सेक्सुअली इंटरकोर्स किया था जानवरों के साथ। तो अब सवाल ये भी होता है कि उस टाइम पे और बहुत सारे जानवर भी थे, उनकी क्यों हमें नहीं मिलती, नहीं हमें ऐसी प्रोजेनीज क्यों नहीं मिलती जो दूसरे जानवरों के साथ हो, जरूर हमें बंदरों के साथ ही क्यों मिलती हैं? इसका भी एक डिफरेंट आंसर हो सकता है, और वो आंसर डिपेंड करेगा फिर इंसान, वो जो वॉचर्स है वो किस टाइप के थे, उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो किस टाइप का था। ऑब्वियसली अगर वो विमेन के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, बात थोड़ी बायोलॉजिकल है, अगर विमेन के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उनके पास भी वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जो अदर मेल्स के पास होता है, या वो शिफ्ट करके अपने शेप को उसी टाइप का बन जाते होंगे आदमी की तरह, पॉसिबली हो सकता है। बट व्हाट अबाउट जाइंट्स? क्या जाइंट्स भी शेप शिफ्टर थे? नहीं, वो शेप शिफ्ट नहीं कर सकते थे। इतना तो हमें इनॉक की किताब बता पा रही है। और अगर मान लो वो करते भी हों, उनके पास वो पावर हो भी, तो भी हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती। लेकिन वो जो छोटा सा एविडेंस है ना, जिससे हमें पता चलता है कि दे कमिटेड द सिन अगेंस्ट एनिमल्स, वो इस बात को, और ये टाइम डायलेशन वाली दो बातें जो हैं वो इस बात को प्रूव करती हैं कि इंसान जो है उस टाइमलाइन पे, इंसान नहीं कह सकते, जो प्री इंसानी मखलूक हैं वो असल में हाइब्रिड है उस जाइंट का और उस जानवर का, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और सेलेंथ्रोपस जैसी स्पीसीज के अंदर हमें नजर आता है। अब क्योंकि ये थोड़े थोड़े इंसानों वाले काम भी कर सकते थे, थोड़े थोड़े दूसरे काम, और मैं इन प्रोजेनीज की बात कर रहा हूं, मैं उन जानवरों की बात नहीं कर रहा जिनके साथ हुआ था असॉल्ट, उनकी प्रोजेनीज जो निकली। क्यों? क्योंकि ये काम जो टोटल हुआ था ये यरद के जमाने में हुआ था, और यरद से इनॉक, और इनॉक से फिर नूह अलैहिस्सलाम के टाइम तक बहुत डिफरेंस था। मैं आपको दिखा देता हूं वो पुरानी उसमें जो ये है, यानी इनॉक जो है, यरद जो है वो इस टाइम पे पैदा हुए, फिर इनॉक, उसके बाद मेथुसेलह, फिर लामेख, और लामेख के बाद नोआ, यानी 1 2 3 4 यरद के बाद 3 जनरेशन का गैप था, और तब नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये बिब्लिकल जनरेशन है, माइंड यू, बिब्लिकल जनरेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था गलत है। क्योंकि इस टाइम से अगर इस टाइम तक अगर आप इस तरीके से मैप करोगे एजेस को, तो इस हिसाब से यरद के जमाने में जब ये सब हो रहा था तो आदम अलैहिस्सलाम भी होने चाहिए थे, अर्थ पे होने चाहिए थे, वरना आप आदम अलैहिस्सलाम को ये मान के चलिए कि वो कहीं और ही थे, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि एक प्रॉफिट अर्थ के ऊपर है और उसके पूरे लाइफ स्पैन के अंदर ऐसी बुराई चल रही है और वो ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो उसकी मौजूदगी के बावजूद एक और प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक काम चल रहा था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी कौम में नहीं गए बचाने, क्योंकि वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जिम्मेदारी थी, यानी लूत अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी उस कौम के ऊपर। बट इस पॉइंट पे यरद तो कोई प्रॉफिट थे ही नहीं, यरद वाज नॉट अ प्रॉफिट, लेकिन इनॉक एक प्रॉफिट थे जो अभी तक नहीं आए थे। और इनॉक को आना ही इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सारा काम हो रहा था, और ये काम इनॉक के आने के बावजूद भी स्टॉप नहीं हुआ। यानी बुक ऑफ इनॉक ये बताती है वॉचर्स को सजा तो मिली, लेकिन जो जायंट्स वाला कारनामा था ये चलता रहा, और इसी वजह से इस पूरी जो गंदगी फैल चुकी थी, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इतना फैल चुका था। और व्हेन आई से इतना, इसका मतलब इसके बीच में बहुत बड़ा एक लाइफ स्पैन है, ये टाइम बहुत ज़्यादा डायलेटेड है। इसीलिए डायलेटेड टाइमलाइन के अंदर एक साथ बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर एक ही वक्त में बहुत कुछ हो रहा था, जो आज हमें लाखों साल के टाइम स्पैन के थ्रू फॉसिल्स के अंदर मिलता है। क्योंकि मिट्टी तो टाइम नहीं बताती, रॉक्स तो टाइम नहीं बता रही हैं,
रॉक्स सिर्फ और सिर्फ वो लीनियर टाइमलाइन बता रही हैं जो अर्थ की है, जो हम मान के चल रहे हैं है अर्थ की वो जो लीनियर टाइमलाइन है वो बता रही है। ये अर्थ की जो फ्लक्चुएशन आई है टाइमलाइन के अंदर, ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई पत्थर नहीं बता सकता, क्योंकि पत्थर जो है वो अपनी फितरत के हिसाब से टेक्टोनिक प्लेट चलेगी। और दूसरी चीज ये है, क्या उस फ्लड के बाद जरूरी है कि ये सब मर के जमीन के अंदर धसे? ऑब्वियसली लॉजिक ही कहता है, किसी फ्लड के बाद जब कोई इंसान मरेगा तो वो जमीन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और उसके ऊपर फ्रेगमेंटेड उल्टा ये सेडिमेंट्री लेयर तो और ज्यादा बेहतर तरीके से चढ़ेगी, क्योंकि जो फ्लड है वो अपने साथ डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके आती है और एक के ऊपर एक करती है। और ये सारा जो फ्लड का सिलसिला है ये हर एक कॉन्टिनेंट में चला है, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये काम हुआ है। तो पॉसिबली हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर हमें इस टाइप के फॉसिल्स मिलने लाजिम है। और ये सारे जो काम हो रहे थे ये नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो रहे थे, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो रहे थे। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ दो बींग्स के बारे में। अभी तक जो दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये सेलेंथ्रोपस वाली जो पुरानी स्पीसी थी, इनको तो हम टोटली डिस्कार्ड इस वाली सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं कि यार ये इंसान तो हो ही नहीं सकते। और क्यों नहीं हो सकते, कहां से हमने वो पजल कनेक्ट कर दिया वो हमने बता दिया। दूसरी चीज, एक तो 3 लाख साल पुराने जो इंसान थे होमोसेपियंस, और 3 लाख साल के बाद जो 40,000 साल पुराने होमो निएंडरथैल्स थे। तो निएंडरथैल्स के बारे में बड़ा सिंपल सा है कि ये प्रोटोसोमेरिक पीपल हो सकते हैं बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमें सुमेरियन एम्पायर की टाइमलाइन भी गलत बताई जाती है, मतलब गलत नहीं बताई जाती, बताई सही जाती है, लेकिन एक चीज हमें समझनी है। हमें लगता है कि सुमेरियन एम्पायर या मेसोपोटामियन एम्पायर जो शुरू ही 4000 बीसी से 5000 बीसी से हुआ था, या 3000 बीसी से हम मानते हैं, 3 + 2 आज के पॉइंट के हिसाब से हम मान सकते हैं 5000 साल पहले हुआ था, राइट, तकरीबन 5000 साल पहले। बट ये गलत है। सुमेरियन एम्पायर और डिफरेंट जो एम्पायर्स थे उनकी शुरुआत तो कबाइल से ही हुई थी, यानी कबीले के जो अर्ली लोग होते थे उनसे ही हुई होगी। तो अब हमें यहाँ से जो मैप मिलता है, जो 3 लाख साल पुराने इंसान मिलते हैं, इनका मैप तो बड़ा सिंपल है कि ये प्री फ्लड वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो उस टाइम पे मरा था नूह अलैहिस्सलाम की फ्लड में वो एक जाइंट ही था, या वो एक क्या कह सकते हैं, एक एनिमल वाला जो हाइब्रिड था। नहीं, वो एक इंसान भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? और टाइमलाइन में इतना फर्क क्यों, मैंने फिर बता दिया। डिफरेंट हिस्सों पे डायलेटेड टाइमलाइन हो सकती है मौजूद, बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि पोर्टल्स का खुलना और बंद होना ये बहुत कॉमन था उस टाइम पे। उस टाइम की एस्ट्रोनॉमी ही बिल्कुल अलग थी, जो मेसोपोटामियन एस्ट्रोनॉमी है उससे बिल्कुल अलग उस टाइम की एस्ट्रोनॉमी थी। 3 लाख साल पुराने जो फॉसिल्स हमें होमो सेपियंस के मिलते हैं वो पॉसिबली नूह अलैहिस्सलाम के वक्त के हों, और वो उन लोगों के हों जिन्होंने नाफरमानी की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उन लोगों के हों जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार नहीं हुए थे। ये बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि वो इस लेवल के लोग तो थे ना जो दिमाग इस्तेमाल करना जानते थे, आग इस्तेमाल करना जानते थे, हथियारों का इस्तेमाल करना जानते थे। होमो इरेक्टस की बात कर रहा हूँ, होमो हैबिलिस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये पॉसिबली हो सकते हैं नूह अलैहिस्सलाम के टाइम की स्पीसीज, कोई इसमें दो राय नहीं है। और जिन होमो निएंडरथैल्स की बात हो सकती है वो प्रोटोसोमेरिक पीपल भी हो सकते हैं, या वो कोई डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकते हैं इंसानों की, जिससे इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो थे वो इंसान ही थे, नहीं, वो बिल्कुल इंसान हो सकते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पर जरा ये चीज नोटिस करिए कि हमने कितनी आसानी के साथ इस पूरी टाइमलाइन को एक सही अंदाजे के साथ, ऐसा भी नहीं अंदाजा गलत हम मार रहे हैं, सही अंदाजे के साथ हमने फिट कर दिया है। होमो सेपियंस को भी हमने एक सही टाइमलाइन में फिट किया है। बल्कि अगर आप ये समझें, अब आप ये कहो कि नहीं यार फ्लड कहाँ इतनी पहले आई थी, फ्लड तो अभी आई थी कुछ मतलब 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले। अब एक और चीज़ बताता हूँ, और ये मैंने आपको उस वीडियो में ही बताई है, इदरीस अलैहिस्सलाम वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने राइटिंग के बारे में बताया है। सुमेरियन से हमें पता चलता है एक फ्लड का, इजिप्शियंस भी एक फ्लड के बारे में बताते हैं। अब हैरानकुन बात यह है, पूरी दुनिया की जितनी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं वो एक फ्लड का जिक्र करती हैं, लेकिन जैसे हम सुमेरियंस को एंशिएंट हिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हमारे लिए एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है, उसी तरीके से सुमेरियंस के लिए भी एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री होती, यानी जो उनके करंट मामला चल रहे हैं उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं, जो उनसे थोड़े टाइम पहले हुए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेबीलोनियन एम्पायर है तो उसके लिए एक्डियन एम्पायर या सुमेरियन एम्पायर वुड बी मेडिवल हिस्ट्री। बट उन सारी सिविलाइजेशंस के लिए इंक्लूडिंग सुमेरियन एम्पायर, यहां तक कि प्रोटो सुमेरियन एम्पायर जिसे उबैद पीरियड कहते हैं, उबैद पीरियड के लोगों तक के लिए, जो कि यूफ्रेटिस के पास रहा करते थे 4000 बीसी, यानी 6000 साल पुराने लोगों तक के लिए भी फ्लड एक एंशिएंट हिस्ट्री थी। यानी द ग्रेट फ्लड जिसके बारे में बात करते थे वो एक एंशिएंट हिस्ट्री थी। ऑल्दो उन्होंने कैरेक्टर्स चेंज कर दिए, उन्होंने कहानी का स्टाइल चेंज कर दिया, जो कि करना ही था क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री थी, उनके पास एविडेंसेस तो थे नहीं। ओरल ट्रेडिशन से पास आउट होती हुई हिस्ट्री उनके पास आई, जिसमें फोकलोर्स इंक्लूड हो गई और डिफरेंट चीजें इंक्लूड हो गई, और उसके बाद वो एक एंशिएंट हिस्ट्री बनी। बल्कि इतनी एंशिएंट थी कि वो उसे अपनी लाइफ की बिगिनिंग मानते थे, कि जिंदगी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी फ्लड से हुई थी, जब गॉड्स की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद फ्लड बनी। ये आप अगर मालिक यौमिद्दीन का मेरा चैप्टर देखेंगे, बियॉन्ड द रेल्म्स, बियॉन्ड
हाँ, द रेल्म्स बियॉन्ड, सॉरी, उसके अंदर मैंने बताया कि क्या इरिडोजेनेसिस के अंदर क्या लिखा है, और ये जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्चर्स हैं ये अपने अर्थ जो जिंदगी की शुरुआत है वो कैसे बताते हैं। तो उन तक के लिए एक एंशिएंट हिस्ट्री थी। यानी अगर 20,000 साल पुराने, 16,000 साल पुराने सुमेरियन एम्पायर के लोग हैं, क्योंकि एम्पायर तो बाद में जाके बना है, लोग तो पहले भी जिंदा थे ना, तो 20,000 साल से हमें इसकी एविडेंस मिलता है कि 20,000 साल पुराने लोग थे इस दुनिया के अंदर जो प्रॉपर इंसान थे और कबीलों में रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे। यानी 20,000 साल पुराने लोगों के लिए फ्लड एक एंशिएंट हिस्ट्री है। इसका मतलब फ्लड उससे कहीं 1,000 साल पहले हुई होगी तकरीबन, और 20,000 साल पहले जोड़ लीजिए और 40,000 साल पहले जोड़ लीजिए फ्लड को। अगर हम आज 20,000 साल पहले, अगर हम आज सुमेरियंस को 20,000 साल पुराना जान रहे हैं, तो सुमेरियंस के लिए फ्लड भी 40,000 साल पुरानी होगी कम से कम। इसका मतलब 60 से 70,000 साल पुराने तो खाली इंसान की वो फ्लड वाला हिस्सा हो गया। जिसके बाद माइंड यू, कुरान सिर्फ ऐसी वाहिद किताब है जो फ्लड के बाद वाली 2 कौमों का जिक्र और करती है जो कि एडवांस थी। इतनी एडवांस नहीं थी जितना बेबीलोन था, लेकिन बेबीलोन से कम एडवांस थी, लेकिन अपने अपने काम में एक्सपर्ट थी, जिसमें कौम आद है और कौम समूद है, और इसका जिक्र और कोई किताब नहीं करती। कौम आद और कौम समूद का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद करता है, और ये वो कौम थी जो कि हिजाज के करीब पाई जाती थी, और ये वो कौम थी जो नूह अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट बाद, फ्लड के डायरेक्ट बाद वाली कौम थी। तो तब इंसान नहीं थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एविडेंस इंसान का उस वक्त भी दे रहे हैं। इसका मतलब फ्लड इज नॉट अ न्यू, ज्यादा कोई नई चीज नहीं है, फ्लड बहुत पुरानी चीज थी फ्लड। और हमने तो अभी ये बताया कि जो लोग थे वो तो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से भी पहले थे, वो तो यरद के जमाने में भी थे, और वो टाइमलाइन एग्जैक्टली डायलेटेड होने की वजह से हमें 60-70 हजार साल पहले, 60-70 लाख साल पहले ले जाती है। तो होमो सेपियंस जो अभी हमें 3 लाख साल पुराने मिले हैं, पॉसिबली हो ये सकता है कि उससे पुराने भी हमें आगे जाके मिले। ये मैं आज आपको बता दूं, उससे भी पुराने हो सकता है फ्यूचर में जाके हमें पता चले कि होमो सेपियंस और पहले के टाइमलाइन में भी जिंदा थे। क्योंकि यहां पे आदम अलैहिस्सलाम को अब हमें बीच में डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पजल क्लियर हो चुका है और आदम अलैहिस्सलाम ऑन दी टॉप सबसे पहले हैं। यानी जो हम ये बात कर रहे हैं 40,000 साल, 70,000 साल, ये हमारे समझ के बाहर है, और इसीलिए कोई भी टाइमलाइन इस चीज़ को नहीं बता सकती कि आदम अलैहिस्सलाम कब इस दुनिया में आए और क्या चीज़ें किस तरीके से चली, क्योंकि टाइमलाइन उस टाइम की बड़ी ही डायलेटेड थी। बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे दुनिया के अंदर, और बहुत अजीब अजीब तरीके से चीज़ें हो रही थी। अगर आपने बुक ऑफ इनोक बड़ी ही डिटेल में पढ़ी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। इसका यह मतलब हुआ कि एवोल्यूशन जिसके बारे में अब हम बात करते हैं, ये काफी वेग कॉन्सेप्ट है, और जो एविडेंस हमें मिलते हैं एवोल्यूशन के लिए वो भी काफी वेग हैं। और अब अगर आप बात करें तो हमें डायनासोर्स को मिलते हैं, तो डायनासोर्स का इंसानों से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। यानी एवोल्यूशनरी बेसिस पर डायनासोर्स हमें इंसानों के अंदर कन्वर्ट होते हुए तो नजर नहीं आते। ये सिलसिला तो प्राइमेट से शुरू होता है। इसका मतलब डायनासोर्स कुड बी प्री एडमिक स्पीसीज, जो कि हो सकती है अर्थ के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले दुनिया में बहुत सारी और चीजें थी। इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम वुड बी द फर्स्ट इंसान जो कि इस दुनिया के अंदर आए, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं। वरना अल्लाह की डॉक्ट्राइन के अंदर ना ये बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला इस तरीके से बयान ही नहीं करते चीजों को कि इंसान को कंफ्यूज होना पड़े। बड़े ही क्लियर कट तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक टाइमलाइन को डिक्लेयर कर दिया है कि ये इस तरीके से थी। उसके बाद अगर आप आगे आएंगे नबियों के दौर के बाद, कौम समूद के बाद, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा, और परफेक्ट कंडीशन पे मिलेगा, क्योंकि अब ये वो दौर था जब बेबीलोन जो है वो एक बड़ी सिटी बन चुकी थी। प्रॉबेबली इतनी बड़ी नहीं कि अभी वहां एम्पायर खड़ा हो सके, लेकिन इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वहां का गवर्नर हुआ करता था, वहां का एक राजा हुआ करता था, और ये वो मॉडर्न दौर था जहां से बात शुरू होती है। तो इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि एवोल्यूशन इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट। चाहे आप जेनेटिकली एवोल्यूशन की बात करें, जेनेटिकली जैसे कि हमने बताया जानवर टू जानवर हो सकता है एवोल्यूशन, लेकिन वो उस हद तक हो सकता है जिस हद तक वो स्पीसीज अपने आप को, वो जीनस अपने आप को स्पीसीज के अंदर और कन्वर्ट कर सके। ये इब्ने खल्दून की भी बात थी कि जानवर, एक जानवर से दूसरे जानवर कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कंडीशंस के हिसाब से जानवरों के अंदर कैपेसिटी है वो हो सकते हैं, लेकिन जानवरों से इंसान का बनना ये उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इस टाइमलाइन को समझना जो मैंने आपको अभी समझाई। राइट, अब आपके दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए कि वो इंसान जो जानवर में तब्दील हुए उसके फॉसिल्स भी तो हमें मिलते हैं, क्योंकि अब अगर कोई एक डायलेटेड टाइमलाइन को झुटलाएगा और पोर्टल्स को झुटलाएगा तो वो ऑब्वियसली आइंस्टाइन की बातों को भी गलत प्रूव कर रहा है, नहीं, वो ऑब्वियसली साइंस को गलत मान रहा है। अब आप ये कहेंगे कि हम ये कैसे मान लें कि पोर्टल्स थे, या हम बुक ऑफ इनोक को क्यों माने, तो फिर आप डिबेट से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बुक ऑफ इनोक को ना मानने के लिए आपने एविडेंस को झुटला दिया, एक रिलीजियस एविडेंस जो कि बाइबल का एक एविडेंस है, आपने उसे झुटला दिया है, रद्द कर दिया है, तो अब आप डिबेट से ही बाहर हो गए। अब आपको कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, आप एवोल्यूशन पे रहें, बिल्कुल रहें, उसी थ्योरी को माने जो डार्विन मानता है। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम या एवोल्यूशन वर्सेस रिलीजन या एवोल्यूशन वर्सेस एडम वाले इस फेज में हैं, तो यू बेटर हैव टू अंडरस्टैंड कि आदम अलैहिस्सलाम
इज़ द टॉप ऑफ द हायरार्की, और आदम अलैहिस्सलाम ही पहले इंसान हैं। अब इसके लिए मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 30 तक ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं दुनिया में अपना खलीफा उतारने वाला। तो फरिश्ते उन्हें देख के कहते हैं या अल्लाह कि दुनिया में इतना फसाद बर्पा भी हुआ है। अब इसमें दो तरीके हैं फरिश्तों के अंदाज के। पहला तरीका ये है कि मैं आपको वो ढूंढ के दिखा देता हूँ, आयत वो पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नंबर 30 है सूरह बकरा की। रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स आई एम गोइंग टू प्लेस अ सक्सेसिव ह्यूमन अथॉरिटी ऑन अर्थ। अल्लाह ताला खलीफा बना रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। दे आस्क अल्लाह विल यू प्लेस इन इट समवन हु विल स्प्रेड करप्शन देयर एंड शेड ब्लड व्हाइल वी ग्लोरीफाई योर प्रेज एंड प्रोक्लेम योर होलीनेस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरिश्तों ने सवाल किया ना दानिस्ता तौर पे कि या अल्लाह तू इस इंसान को, ये जो तू बना रहा है, इस मखलूक को दुनिया में उतारेगा, जबकि ये तो नजर आ रहा है कि फ्यूचर इसका कितना खतरनाक है, इसका फ्यूचर नजर आ रहा है। और यहाँ पे अब आप सोचोगे फरिश्तों को फ्यूचर कैसे नजर आ रहा है, तो उसकी भी एक बड़ी डिफरेंट कहानी है, और वो कहानी है डायमेंशंस की, कि फरिश्ते जिस डायमेंशन में खड़े हैं और जिस डायमेंशन में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम है, और जहाँ अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर रहे हैं, दैट डायमेंशन इज आउट ऑफ द बाउंड, आउट ऑफ द फोर्थ स्पेस टाइम के डायमेंशन से बाहर है। इसीलिए वक्त की कैद उनके ऊपर नहीं है, इसलिए वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख ले रहे हैं इंसान का, राइट। इसलिए वो समझ रहे हैं कि यार इंसान ने तो हर एक पॉइंट पे फसाद बर्पा किया है, इसको तो सक्सेसिव बनाएगा। ये एक सवाल है फरिश्तों का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, राइट। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की तख्लीक की, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब तक आदम अलैहिस्सलाम को और मैं आपको बता दूँ, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होने के बाद अल्लाह ने रूह फूकी, और रूह फूकने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीज़ का इल्म दिया, और फिर फरिश्तों को बुलाया और कहा कि अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब चीज़ें इनके सामने बताओ। तो फरिश्तों ने हैरानकुन तरीके से देखा कि आदम अलैहिस्सलाम हर एक चीज़ के इल्म के बारे में जानते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि इंसान एवोल्यूशनाइज्ड हुआ है, पूरी कहानी जो अभी तक फेक हमें बताई जाती थी, उससे तो हमें यही लगता था कि हाँ यार फिर वो इल्म कैसे आएगा इंसान के पास जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया। तो वो इंसान के पास हमेशा से था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रहमान में कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने पहले क्या किया, खलकल इंसान, फिर उसे बयान की ताकत दी, यानी पहले इंसान की खलकत की, और उससे भी पहले अल्लमल कुरान, यानी कुरान पहले सिखा दिया अल्लाह ने, कुरान पहले सिखाया, इंसान की तख्लीक बाद में की और इंसान को बयान की ताकत बाद में दी। अब मैं आपको बता दूं, खलकल इंसान, इंसान जो असल इंसान है वो रूह है, असल इंसान जो है वो रूह है। और रूह क्या है अपने आप में, उसका जवाब अल्लाह के पास है और हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये जवाब किसी को नहीं मिल सका। यही सवाल यहूदियों ने भी पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल के अंदर कहा रूह क्या है हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, बस ये इनसे कह दीजिए या रसूल अल्लाह की रूह अल्लाह का अमर है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बस इसके बाद बात खत्म। रूह क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन इंसान क्या है वो रूह से बना हुआ है। इंसान एक हायर डायमेंशनल मखलूक है, वो सातों आसमान के ऊपर बनी जन्नत में रहता है, राइट। उसे दुनिया में आना पड़ा फॉर अ टेस्ट। अब इतने बड़े आसमान की मखलूक जो नूर से बनी हुई है, उसको जब आना पड़ेगा छोटे से टाइम एंड स्पेस के दायरे के अंदर, तो इट नीड समथिंग विच इज अडेप्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट। उसे इस एनवायरनमेंट की बॉडी चाहिए, इसीलिए जो इस एनवायरनमेंट की बॉडी है वो आदम अलैहिस्सलाम को प्रोवाइड की गई, और वो इस बॉडी में इस दुनिया के अंदर आया। यानी असल जो है आदम वो रूह है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। परेशान हो के मेरी जान कहीं मुश्किल न बन जाए। मैं इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, शेर ही भूल गया मैं लेकिन ये बड़ा ही अच्छा शेर था जो कि मैंने बचपन में सुना था, और ये वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से बताता है। बहरहाल इंसान जो है उसका जिस्म एक कंटेनर है। फॉर एग्जांपल आप पानी को ग्लास में रखते हैं तो पानी ग्लास में ढल जाता है, उसी पानी को आप किसी सुराही में रखें वो सुराही का शेप ले लेगा, उसी पानी को प्याले में रखें वो प्याले का शेप ले लेगा। इसी तरीके से हवा होती है, वो जिस कंटेनर में आती है टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। इसी तरीके से इंसान है कि जिसकी रूह जब जिस्म में आती है तो वो जिस्म उसका कंटेनर होता है, और इसीलिए इंसान का असल कंटेनर ये जिस्म है। तो पॉसिबली हो सकता है, मैं एक और आपको इंटरप्रिटेशन यहाँ से दूँ, पॉसिबली ये भी हो सकता है कि अगर आपने मेरी सारी बातों को जो मैंने इस वीडियो में करी वो नहीं मानी, तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो प्री एडमिक स्पीसीज हैं उसके अंदर इंसान जैसे दिखने वाले जानदार इस दुनिया पे मौजूद हो सकते हैं, जिनका जिस्म इंसान जैसा हो, जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसान जैसा हो, जिनका बॉडी का एक एक हिस्सा इंसान जैसा हो, यहां तक कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके एक एक बॉडी का फंक्शनिंग जो ऑर्गन सिस्टम है वो सेम हो, बट यहां तक कि ब्रेन का साइज भी सेम हो, हार्ट का सिस्टम भी सेम हो, बट उनके अंदर वो रूह मिसिंग है।
और वो जो रूह है, जो असल इंसान है, जो कॉन्शियसनेस है, जो मोरल कॉन्शियसनेस है, वो इंसान को अता की गई है। अल्लमहुल बयान, अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और वही चीज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। और इंसान को हमने कलम से सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और से सिखाया वो जो वो नहीं जानता था। सूरह अलक की भी प्लेलिस्ट आपको यहीं मिल जाएगी, मैंने बनाई थी रमजान में। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि प्री एडमिक स्पीसीज में वो सारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और सेलेंथ्रोपस और निएंडरथैल्स और वो सब आ जाएं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम फिर भी उनसे ऊपर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो स्टैंडर्ड इंसान का सेट किया है ना, इंसान बनने का जो स्टैंडर्ड है वो बायोलॉजी से बहुत ऊपर है। वो उसके साइकोलॉजी के अंदर इनगल्फ्ड है, वो उसकी साइकोलॉजी के अंदर लॉक किया है अल्लाह ताला ने। वो उसकी बायोलॉजी तक नहीं है महदूद, ये चीज़ याद रखने वाली है। और ये जवाब है कुरान का, ये जवाब है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं, राइट। उनको दलाइल की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है तो बुक ऑफ इनोक तक ले जाएं या वो बाइबल तक ले जाएं। उनको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो एक आयत के साथ इस चीज़ को दिखा दें कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये इस वीडियो का एंड था, ये वीडियो का एंड भी है और ये एवोल्यूशन का भी दी एंड है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद भी अगर किसी के दिल में सवाल हैं तो पॉसिबली आप दो कैटेगरी वाले बंदे हो सकते हैं, या तो आप प्योर साइंस वाले हो सकते हैं जिसको सिर्फ साइंस की भाषा समझ में आती है, देन दिस डिबेट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि आप रिलीजन से खामखा उलझ रहे हैं और रिलीजन और साइंस पर टकराएंगे तो फिर आप एविडेंसेस मानोगे नहीं रिलीजन वाले, इसीलिए आप साइड हट जाओ। दूसरे वो जिन्हें मानना ही नहीं है, जो कहते हैं हम नहीं मानते कुछ भी कर लो, जिनके दिमागों में रिचर्ड डॉकिंस और जो चार्ल्स डार्विन है ये समा चुके हैं, तो अब इनको उसी थ्योरी पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये इनके लिए रास्ता वैसे भी वो नहीं है इंपॉर्टेंट। तो दोनों कैटेगरी के लोग जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस पॉइंट तक देखा, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से गलत लगी होंगी। और जो मुसलमान बहन भाई हमारे देख रहे हैं, जो लोग मुसलमान हैं और देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी चीज़ को, वो भी ये चीज़ समझें कि हर चीज़ का जवाब आप सिर्फ कुरान और हदीस से अगर निकालने पे आएंगे तो फिर आप अपनी सोच को महदूद कर रहे हैं। अगर आप एक बार दूसरी किताबों की तरफ देखना भी नहीं चाहते, दूसरे सोर्सेज की तरफ देखना भी नहीं चाहते, जो नॉन कुरानिक सोर्सेज ही सही जिनमें गलतियां हो सकती हैं, बट आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे, उसको कहीं ना कहीं मैप भी नहीं करना चाहेंगे, तो फिर ये ज्यादती है। क्योंकि जब आप ईमान के उस तकाजे को पूरा करना चाहते हैं ना, तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही वकुतुबिही, कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, उसके फरिश्तों पे ईमान लाता हूँ, उसकी किताबों पे ईमान लाता हूँ। तो अगर आसमानी किताबों की फॉर्म में ये जो कि मिक्स किताबें हैं हमारे आसपास जिसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, इनके वो चेंजेस भी हम पहचान सकते हैं, उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हमें अपने सोर्सेज बड़े ही सही तरीके से लेने होंगे, क्योंकि अगर हम अपनी उस थिंकिंग को बड़ा नहीं करेंगे, उस थिंकिंग को वाइड नहीं करेंगे, सोचने की नज़रिए को बड़ा नहीं करेंगे, तो फिर हम उन्हीं छोटी छोटी बहसों में रह जाएंगे और फिर कोई तीसरा बंदा आएगा जो एवोल्यूशन जैसी थ्योरी लेके आएगा और आप सबको एक साथ मिला के एक ग्रुप के अंदर खत्म कर देगा। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एवोल्यूशन का पलड़ा कैसे पिछली वीडियो में भारी था, और जो इस्लामिक वैल्यू थी, इस्लामिक पहलू था या बिब्लिकल वैल्यू पहलू था, वो नैरेटिव बड़ा ही झुकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बाइबल ने गलत तरीके से उसकी फ्रेमिंग करी थी। ऑब्वियसली वहां पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उनकी टाइमलाइन में चेंज हो सकता है, जो उन्होंने खुद भी किया हो, क्योंकि बाइबल के अंदर वो प्रॉफिट टाइमलाइन गलत अंदाजा दे रही है हमें हर चीज़ का, और यहाँ पे एवोल्यूशन बड़ा ही ताकतवर था। लेकिन आज की इस वीडियो से वो पजल पूरा हो चुका है, और वो पजल हमने एविडेंसेस के साथ रखा आपके सामने। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अगर बुक ऑफ इनोक के बारे में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर पढ़ना है कि जिन चीज़ों के बारे में जिक्र किया उनकी वीडियोस यहाँ कहीं आ जाएंगी, और सकर के बारे में जानना चाहते हो जो मेरी अभी तक की इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।